हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर और ये उसकी सेकंड वीडियो है। एक वीडियो पहले बन चुकी है तो ये सेकंड पार्ट है। तो बच्चों आज हम वही चैप्टर हमारा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी की शाम को भारत कैसा था। तो हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट चल रहा था एग्रीकल्चर। पहले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर का पार्ट काफ़ी खत्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था। आज जो बाकी का मैं समझा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। बच्चों इस बात को ऐसे समझो, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और इसी तरीके से दूसरे देश हो गए। यहाँ पर सिर्फ 2% लोग खेती करते हैं। ये लोग प्रोडक्शन करके अपने देश का भी पेट भर लेते हैं और साथ में ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन भारत में 72% लोग खेती करते थे। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, अमेरिका जापान में सिर्फ 2% लोग ही खेती करते थे। इंडिया में 72% लोग खेती करते थे। इतनी बड़ी जनसंख्या खेती करती थी, लेकिन फिर भी अपने देश का ही पेट नहीं भर पाता था। अनाज इतना कम पैदा होता था कि हमारे देश में अकाल, भुखमरी हमेशा रहती थी। तो सोच सकते बच्चों की कितनी बुरी हालत थी, कंडीशन थी एग्रीकल्चर की। हमारा एग्रीकल्चर पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में बैकवर्ड था। स्टैग्नेशन का मतलब तो बच्चों ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि जिस चीज़ की ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, आगे बढ़ने की स्पीड ना हो, उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेंट था, यानी गतिहीन। हिंदी में उसको बोलेंगे गतिहीन, इसको बोलेंगे पिछड़ा। यानी कि भारत का एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था और साथ में गतिहीन भी था। गतिहीन का मतलब होता है कि कोई भी स्पीड उसके अंदर नहीं थी। तो अब थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि ऐसा क्यों, क्या, ठीक है। तो कुछ पॉइंट की ऐसा क्यों था बच्चों, कौन कौन से फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू सिस्टम का मतलब मैंने तुम लोगों को बता रखा है। एक होती थी गवर्नमेंट, लेकिन फिर से थोड़ा सा समझ लो, गवर्नमेंट के बाद सेकंड नंबर पे होता था जमींदार और यहां होते थे फार्मर्स। ठीक है, ये हो गए फार्मर्स, ये हो गए जमींदार और ये हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये मान लेते हैं ये है कोई जमींदार, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये बेचारे छोटे छोटे किसान। इस तरह से छोटे छोटे किसान। अब अंग्रेजों ने सारे किसानों की जमीन छीनकर जमींदार को दे दी और बोला तुम मालिक हो, अब तुम ऑनर हो जमीन के। इनको कहा कि अब तुम जमीन के ऑनर बन चुके हो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर महीने के किसी फिक्स डेट पे, हर महीने की किसी फिक्स डेट पर आना है और हमें एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना है। बाकी तुम्हें पूरी आज़ादी देंगे कि आप फार्मर से जितना चाहो उतना वसूल करो, जितना मन में आए उतना वसूल कर लो, जितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने फिक्स अमाउंट से मतलब है और फिक्स डेट पे, यानी सही टाइम पे पैसा मिल जाए, हमें उससे मतलब है। बाकी जब तुम किसानों का जो हालत करना है कर लो, जितना लूटना है लूट लो, जितना एक्सप्लॉयटेशन करना है कर लो। अब इनको मिल गई, इन्होंने इनको पूरी पावर दे दी। पूरी पावर मिलने के बाद इन्होंने फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया। ठीक है बच्चों, इतना एक्सप्लॉइट किया कि बता भी नहीं सकता मैं तुम लोगों को। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। इनको हम फार्मर्स को हम कल्टीवेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में तुम्हें कल्टीवेटर वर्ड दिखेगा।
होता क्या था, जब ये अनाज उगाते थे तो एक मोटा हिस्सा ये लेके चले जाते थे, यानी लगभग मान लो 80 से 90% हिस्सा जमींदार के पास आ जाता था और एक फिक्स अमाउंट इनको देके सारा हिस्सा ये बचा लेते थे। मतलब देखा जाए तो सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेके जाता था? जमींदार। किसान बेचारा सुबह से लेके शाम तक खेती करता रहता था, लेकिन इतना अनाज भी नहीं उगा पाता था कि अपने बीवी बच्चों का पेट भर पाए, माँ बाप का पेट भर पाए, खुद का पेट भर पाए। बड़ी मुश्किल से इनको 2 वक्त का खाना नसीब होता था। ठीक है, तो ये हालत थी हमारे देश के किसानों की। अंग्रेजों ने या जमींदारों ने कभी भी फार्मर की हालत सुधारने की कोशिश नहीं की। इनको सिंचाई के साधन नहीं दिए, कोई मशीन की सुविधा नहीं दी, बीज वीज खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। ठीक है, यानी कि फसल को उगाने में जो भी खर्चा बैठता है कुछ भी नहीं किया। बस क्या हुआ कि बस किसान इनको एक्सप्लॉइट करते गए, बस एक्सप्लॉइट करते गए इनको। ठीक है, और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे, आर्थिक स्थिति पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया किसानों के। तो इससे हमारे देश के किसानों की हालत बुरी होती गई और हमारे देश के किसानों की हालत बुरी होती गई। और दूसरी बात, हमारे देश के किसानों को ऐसा लगता था कि ये जो ज़मीन हमें मिली है ज़मींदारों से, ये ज़मीन परमानेंट हमारी नहीं है, इस ज़मीन को कभी भी ज़मींदार हमसे छीन सकता है। तो कोई भी किसान उस ज़मीन में सुधार करने की सोचता भी नहीं था, ज़मीन में इम्प्रूवमेंट लाने की कोई किसान नहीं सोचता था। खुद ही सोच के देखो, तुम कोई चीज़ किराए पर लेकर कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें मालूम है ये चीज़ तुमसे कभी भी छीनी जा सकती है, तो तुम उसके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दोगे? नहीं दोगे। वही चीज़ यहाँ हुआ कि इन्होंने ज़मीन इनसे किराए पे ली और खेती करते थे, और खेती करने के बाद इनके सामने प्रॉब्लम थी कि इनसे ज़मीन कभी भी छीनी जा सकती थी, यानी कि ज़मींदार इनसे कभी भी ज़मीन छीन लेते। तो इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था कि हम एग्रीकल्चर में और इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इससे एग्रीकल्चर, और इनका मन भी नहीं लगता था एग्रीकल्चर में, मजबूरी में एग्रीकल्चर करते थे, और जिस काम में मन ना लगे वो काम तो खराब होता ही होता है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड होता चला गया, बहुत नीचे गिर गया। सेकंड नंबर पे है यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड अदर इनपुट्स। हमारे देशों में बच्चों, हमारे देश में ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। जैसे सिंचाई के परमानेंट साधन नहीं थे, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग बारिश पे डिपेंड थे कि बारिश होगी तो फसल बोएंगे और बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं बोएंगे। हमारे पास कोई थ्रेसर मशीन नहीं था, हमारे पास ट्यूबवेल नहीं था, इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, अच्छे किस्म के बीज नहीं थे, अच्छे किस्म के खाद नहीं थे, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, इनमें से कुछ भी नहीं था हमारे पास। हमारे देश के किसानों को कीटनाशक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ठीक है, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अच्छे किस्म के बीज, ठीक है, HYV सीड्स, अच्छे किस्म के बीज का मतलब होता है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में पता नहीं था। तो नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम रही, ओल्ड मेथड इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर के लिए। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती चली गई। उसके बाद है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने किसानों को फोर्स किया कि उन फसल को बो जिनका कमर्शियलाइजेशन जल्दी होता है, मतलब जो जल्दी बिक जाते हैं मार्केट में, सिंपल वर्ड में कैश क्रॉप्स, ठीक है, जो मार्केट में जल्दी बेचे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि आप जूट बनाओ। जैसे मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, जैसे कि जूट हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, इंडिगो हो गया, अफीम और अफीम हो गया। तो अंग्रेज क्या करते थे, हमारे किसानों को मजबूर करते थे कि आप जूट की खेती करो जिससे बोरे वोरे बनाए जाते हैं, सिल्क की खेती करो, कॉटन की खेती करो, ऑयल सीड्स मतलब जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया जिससे ऑयल निकाले जाते हैं, इंडिगो मतलब नील हो गया, और अफीम मतलब एक नशा होता है ये। तो ये हो गया, तो इनको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, मतलब कमर्शियल प्रोडक्ट। तो अंग्रेज कहते थे किसानों को कि सिर्फ इसकी खेती करो। किसकी खेती करो, मतलब जिनसे हम कैश जल्दी कमा पाए। ठीक है, जैसे आटा, चावल, दाल, ये तो जल्दी इतने बिकते नहीं है, उतना जल्दी और इतनी अच्छी इनकम, इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया
किसानों को मजबूर किया कि इन्हीं की खेती करो। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि किसानों के पास पैसे तो थोड़े आए, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पाई। ठीक है, और दूसरी बात ये, इंडिगो और अफीम, नील और अफीम, इनकी खेती करते थे तो इससे बहुत दिक्कतें आती थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि जिस ज़मीन पे नील की खेती होती थी या अफीम की खेती होती थी वो ज़मीन बंजर हो जाया करते थे, तो उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी यानी उपजाऊ क्षमता दिनों दिन कम होती चली जाती थी। एक ये भी प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम एक बात थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इंडिगो की खेती हमसे क्यों करवाते थे अंग्रेज। क्योंकि इंग्लैंड में बहुत से इंडस्ट्री लगाई गई थी, बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई गई थी, और वहाँ पे कपड़ों की इंडस्ट्री बहुत सारी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कपड़ों की ही इंडस्ट्री थी। तो इनमें कपड़े बनाए जाते थे। तो इन कपड़ों को रंगने के लिए, ब्लीच करने के लिए हमें इंडिगो की जरूरत पड़ती थी, मतलब अंग्रेजों को इंडिगो की जरूरत पड़ती थी, इसलिए ज़बरदस्ती बोलते थे करो इनकी खेती। नेक्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंग्रेजों ने कभी भी भारत में के एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब कि उन्होंने कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं दी। ठीक है, उन्होंने एक ट्यूबवेल मशीन नहीं दी, या उन्होंने कोई नहर नहीं बनवाए। ठीक है, कोई कुएं नहीं खुदवाए जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए और उस पानी से खेतों की सिंचाई हो जाए, इरिगेशन हो जाए। तो उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि उनको तो फिक्स अमाउंट से मतलब था, फिक्स अमाउंट उनको जमींदार से मिल जाया करता था, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से इससे धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर पीछे होता गया, और यानी बैकवर्ड तो हो ही गया, और साथ में स्टैग्नेंट हो गया, गतिहीन हो गया। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कोई स्पीड नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट में।